लक्ष्य प्राप्ति में जितनी ज़रूरत परिश्रम की होती है उतनी ही ज़रूरत हमारे मन लगाने की होती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं का हमारा पाठ विदाई संभाषण पढ़ेंगे, जिसको लिखा है महान साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त जी ने। उनकी यह रचना उनकी प्रसिद्ध कीर्ति शिव शंभू के चिट्ठे में से ली गई है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। सारांश: विदाई संभाषण पाठ वॉइस रॉय कर्जन के बारे में लेखक ने लिखा है। वॉइस रॉय कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन कौन थे? 1899 से 1906 तक भारत के वॉइस रॉय पद पर लॉर्ड कर्जन रहे थे। वॉइस रॉय का पद एक प्रधानमंत्री के पद के समान होता है, उतनी पावर उनके पास होती है। तो 1899 से 1904 तक वो 5 वर्ष पहली बार भारत के वॉइस रॉय रहे और दूसरी बार 1904 से 1905 तक एक ही साल दूसरी बार वो भारत के वॉइस रॉय रहे। और उनके शासनकाल में जो भारतीयों की स्थिति थी, भारतीय जनता की जो दशा थी, उसका खुलासा लेखक ने यहाँ किया है। शिव शंभू के चिट्ठे, यानी कि शिव शंभू एक काल्पनिक नाम है। उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ अगर कुछ भी कहा जाता था, कुछ भी लिखा जाता था, तो उनके ऊपर बैन था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। उनके जो लिखे हुए कुछ भी लेख थे उनको छीन लिया जाता था। तो लेखक ने यह काल्पनिक नाम से संकेत दे करके लॉर्ड कर्जन के नाम जो ये लेख है वो लिखा था। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। एक तो यहाँ बात हुई है कि भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी। दूसरी बात यहाँ हुई है कि लॉर्ड कर्जन की लाचारी। भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी क्या थी कि लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी शासन के हित के लिए भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किया। अनेक ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारतीय जनता को बहुत नुकसान हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक बंगाल विभाजन उन्होंने करवाया, सांप्रदायिक दंगे भड़के, और बंगाल विभाजन भारतीय जनता नहीं चाहती थी। तो लाचारी तो उनकी ये थी कि वॉइस रॉय की चल रही थी, अंग्रेजी शासन की वहाँ चलती थी, तो भारतीय जनता उसको रोक नहीं पाई। वो बड़ी दुखी थी, बड़ी बेबस थी। तो उसका भी व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक ने यहाँ खुलासा किया है। और लॉर्ड कर्जन की लाचारी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। लॉर्ड कर्जन की क्या लाचारी थी? 5 साल तो वो बड़े मज़े से यहाँ रहे, बड़े मान सम्मान से रहे, लेकिन दूसरी बार जब वो आए, वो बड़े मनमानी करते थे, अपनी ही आप बात चलाते थे, किसी की नहीं मानते थे लॉर्ड कर्जन। और अपनी काउंसिल में एक पद के लिए उन्होंने एक अंग्रेजी आदमी को नियुक्त कर दिया। और वहाँ जो अंग्रेजी अफसर थे वो भी नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति को इसके अंदर नियुक्त किया जाए। उन्होंने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिख दिया कि इस अंग्रेजी अफसर को यहाँ से हटाया जाए। और वहाँ से इंग्लैंड से ये आदेश आया कि इसको इस पद से हटाया जाए। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कह दिया कि अगर इसको इस पद से हटा दिया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उनका यह जो दबाव डाला गया और उन्होंने जो अपने मनमानी ढंग से ये इस तरह का कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वहाँ महारानी विक्टोरिया ने और वहाँ अंग्रेजी सरकार ने इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया और उनको त्यागपत्र देना पड़ा। यह उनकी लाचारी थी। कितने मान सम्मान था उनका भारत के अंदर, कितने दबदबा था, कितने लोग यहाँ डरते थे। वहाँ बड़े बड़े अंग्रेजी अफसर थे वो भी डरते थे। और वहाँ इंग्लैंड में भी उनका बड़ा मान सम्मान था लॉर्ड कर्जन का। और इस तरह से उनका त्याग पत्र है वो मंजूर कर लेने से और बीच में ही उनको वापस वहाँ जाना पड़ा। जो उनकी जो लाचारी थी, उनको त्याग पत्र देने के बाद भी 1 महीने भारत में रहना पड़ा।
दूसरा, जब वायसराय बन के आए तब उनके जो काम को संभालने के लिए वो 1 महीने की जो लाचारी थी और जो बेबसी थी, उसको बड़े व्यंग्य ढंग से यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है। और विदाई संभाषण शीर्षक दिया गया है इसका। तो लेखक चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने यहाँ रहते हुए तो भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया, उनका बुरा ही बुरा किया, लेकिन जाते वक्त विदाई का समय तो पवित्र समय होता है, इसमें तो सभी अच्छा भाषण देकर जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन भी क्यों ना भारतीय जनता के हित और भलाई के लिए थोड़ा कुछ अच्छा भाषण देकर जाए, कि जो भारतीय ये लोगों का जो यश है, भारतीयों का जो गौरव है, वो वापस प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ भाषण दे। लेकिन साथ ही लेखक व्यंग्य करते हैं कि वो इतने उदार नहीं है कि कुछ भला सोच सके या कुछ अच्छा भारतीय लोगों के लिए कह सके। इन बातों का वर्णन पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड यहाँ पे कौन है? लॉर्ड कर्जन। अब लेखक लॉर्ड कर्जन को कह रही हैं, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। जब उनका त्याग पत्र मंजूर हो गया और उनको वापस इंग्लैंड जाना पड़ा, तब लेखक कहते हैं कि आपके शासनकाल का अंत हो गया भारत देश में। अब आप इस देश से अलग होते हैं, अब यहाँ से आप जा रहे हो। इस संसार में सब बातों का अंत है। वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे कोई नहीं है जो हमेशा अमर रहे, सब बातों का अंत होता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत हो गया। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, कि आप अगर यहाँ लंबे समय तक भी रहते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपने किया था न इस देश के निवासियों का। कि लोगों को डर था कि आप दोबारा जब भारत में आए थे वायसराय बन के, कि 5 साल अगर ये रहेगा तो भारतीय लोगों को तो पता नहीं कितना दुख सहन करना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी ये नीतियाँ गलत यहाँ लगाएंगे वायसराय। लेकिन इतने जल्दी आप वापस चले जाओगे 1 वर्ष में, ऐसा तो ना तो आपने सोचा और ना हमने यानी कि भारतीय जनता ने। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। इन पंक्तियों में लेखक ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। तीसरी शक्ति से कहने का मतलब है इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया की पावर चलती थी यहाँ पर, जैसा वहाँ से आदेश आता था वो यहाँ पे लागू होता था। तीसरी शक्ति से लेखक का अभिप्राय है परमात्मा से, कि वो ऊपर देखता है आपने भारतीयों के साथ गलत किया और आपके साथ गलत हो गया। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, करुणा पैदा करने वाला। बिछुड़न समय यानी कि विदाई का समय बड़ा ही भावुक होता है, बड़ा ही करुणामय होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। व्यंग्य कर रहे हैं कि अब आप जा रहे हो तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। माय लॉर्ड, हे हमारे स्वामी, आप तो जा रहे हो, हमें बड़ा दुख हो रहा है। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे। जब आप दूसरी बार वायसराय बन के आए तो भारतीय जनता तो बड़ी दुखी थी, बिल्कुल आपको देखकर खुश नहीं थी। वे यही चाहते थे आप फिर न आएं। जब एक बार आप वायसराय बन के यहाँ आ गए तो दूसरी बार भारतीय जनता आपको वायसराय के पद पर नहीं देखना चाहती थी, पर आप आए, लेकिन दूसरी बार फिर वायसराय बन के आए। उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें यानी कि यहाँ से वापस चले जाएं। कि भारतीय जनता यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से लॉर्ड कर्जन चला जाए। अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष होता है खुशी, विषाद होता है दुख। कि आज आप यहाँ से जा रहे हो तो बड़ा दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। कि हम तो चाहते थे, भारतीय जनता तो चाहती थी कि आप आए ही ना, और अब भारतीय जनता चाहती थी कि जल्दी से जल्दी आप भारत से चले जाएं, लेकिन आज जा रहे हो तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा है।
तो इस बात से तो ये पता चलता है, लेखक कहते हैं कि जो विदाई का समय है वो बड़ा दुखदायक होता है भाई, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है। वेर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव हो जाता है। आविर्भाव आगमन, शांत रस जिसमें वेर भाव सब छूट जाए, निर्वेद की भावना, किसी से कोई वेर भाव ना हो रहे। तो लेखक कहते हैं कि इस बात से तो यही पता चल रहा है कि जो विदाई का समय है वो बड़ा पवित्र, बड़ा कोमल, बड़ा निर्मल होता है। इसमें सारे वेर भाव छूट जाते हैं, केवल शांत रस ही रहता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। दीन ब्राह्मण कौन यहाँ पे? बाल मुकुंद गुप्त जी, वो ब्राह्मण थे। तो कह रहे हैं कि भाई मैं गरीब आपके देश को देखना चाहता था कि आपके देश वासी कैसे हैं, उन लोगों के मन कैसे हैं, किस प्रकार से आप उनके ऊपर शासन करते हो। सौभाग्य यानी कि मैं आपके देश तो नहीं जा सका इंग्लैंड में, इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, कि मुझे नहीं पता आपके जो विदाई होती है, आपको कोई एक व्यक्ति छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो लोगों के मन में क्या भाव पैदा होते हैं। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास होते हैं कि भारत में तो पशु पक्षी भी अगर जुदा होते हैं ना, अगर बिछड़ते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं शिव शंभू का, जो काल्पनिक उनका पात्र है, कि 2 गायें थी, कि शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी, एक तो बड़ी ताकतवर गाय थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी, कि एक गाय शक्तिशाली, एक कमज़ोर थी, वह कमज़ोर गाय को मारती रहती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी, कि बेच दी अपनी गाय जो टक्कर मारती थी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं है, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। परंतु कि उस गाय को तो खुश होना चाहिए था, जो उसको मार रहा था, मारने वाली गाय थी, वो चली गई, लेकिन वो गाय तो उदास थी, वो भूखी रही, खाना तक नहीं खाया। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं को बिछड़ने के समय यह दशा है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। अब कटाक्ष कर रही हैं कि यहाँ तो पशु पक्षी भी बिछुड़ते समय, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उनके साथ कैसा ही व्यवहार करो, लेकिन जब वो जाता है तो दुख प्रकट करते हैं। तो देखो पशु पक्षी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर यहाँ की जनता क्या कर रही होगी। आप जा रहे हैं तो हमें कितना दुख हो रहा होगा। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, जो पहले वायसराय बन के आए थे, अंत में उनको जाना पड़ा था। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, कि आप दुख मत करो। जो वायसराय पहले आए थे वो भी चले गए, आपको भी जाना था, अब बीच में चले गए, तो क्या इसमें दुख प्रकट करना। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, कि वो अपने सही सही ढंग से चले गए, और आपका जो जाने वाला नाटक है बड़ा भयानक दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता। सूत्रधार यहाँ लॉर्ड कर्जन को कहा है, उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला में लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। लेखक ने इन पंक्तियों में लॉर्ड कर्जन को ये बताने की कोशिश की है कि आपने अपने हित के लिए खेल को सुखांत समझ करके अंग्रेजी शासन के हित के लिए जो खेल खेला था, उसका आपको ही दुख हुआ, आपको ही कष्ट झेलने पड़े। आदि यानी कि शुरुआत में जैसे ही आप आए थे ना, वॉइसरॉय बनकर बड़े मज़े किए थे, यहाँ बड़ा आपको मान सम्मान मिला था। मध्य में यानी कि जहाँ भारत में आप रहे जितने साल,
सुख का तो आपका ठिकाना ही नहीं था, कितनी शान शौकत थी, कितना मान सम्मान था। और जाते जाते अंत में जितने दुख और जितनी लाचारी आपको देखनी पड़ी, बड़ी ही दुख की बात है। घमंडी खिलाड़ी समझता है, घमंडी खिलाड़ी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को, कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, कि मैं दूसरों पर रोब जमाता हूँ और जो मेरे मन में आती है वो करता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला में की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। इसमें लेखक ने क्या बताया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लीला में की लीला हो रही है, कि यहाँ परमात्मा की लीला हो सकती है। जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा व्यवहार होता है, इसकी खबर किसी को नहीं होती, किसी के समझ में नहीं आती। दूसरा यहाँ पर कि लीला में की लीला हो रही है में लेखक का कहने का क्या अभिप्राय है, कि जो अंग्रेजी शासन या लॉर्ड कर्जन ने गलत नीतियां अपनाई, जिसके कारण भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हुआ और भारतीय लोग आज़ादी के लिए आगे आने लग गए। उनके मन में अब भारतीय लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति फूट पड़ी है। उनकी खबर अब आपको नहीं है। जो आपने बंगाल विभाजन किया, उन पे अत्याचार किया, इससे जो लोगों के मन में आपकी पराधीनता के खिलाफ जो आवाज़ या उनके मन में जो लालसा जागी है, उसकी खबर नहीं है आपको। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, अब आगे लेखक बताते हैं कि आप जैसे ही मुंबई में आए थे, वहाँ उतरे थे, तो आपने जो इरादे जाहिर किए, कि आपने जो इच्छाएं रखी थी, जो लोगों को बताया था कि देखिए उनमें से कौन कौन पूरे हुए, कि जो आपने जो बातें कही थी उनमें से कौन कौन सी बातें आपने पूरी की। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। कि आपने आते ही भाषण दिया कि भारत में इतनी तरक्की करूँगा, इतने अच्छे काम करूँगा कि जो आने वाले लाट हैं, कि आने वाले जो दूसरे वायसराय हैं ना, उनको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। वे कितने ही सुख की नींद सोएंगे। सुख की नींद सोने से मतलब कि आराम से रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ है वो मैं कर दूंगा। किंतु बात उल्टी हुई, कि बात विपरीत हो गई। आपने अच्छा करने की बजाय गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? आपको समय उस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जो अशांति आप फैला चले ना, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। कि आपने तो कहा था कि मैं दूसरे वायसराय के लिए आराम कर दूंगा, सारे के सारे अच्छे काम करूंगा, वो आराम से रहेंगी। लेकिन आपने भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो आग लगाई है ना, उसको बुझाने के लिए न जाने वायसरायों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। अपना बिस्तरा गर्म राख पर यानी कि जो अपनी काउंसिल में जो एक सैनिक भर्ती करने वाला जो काम किया था और जो त्याग पत्र देने वाला, इस्तीफा देने वाली उन्होंने बात कही थी, वो वहाँ मंजूर हो गई थी। उस बात पर लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आपने अब टक्कर वहाँ महारानी विक्टोरिया से ली है और भारतीयों को भी गर्म तवे की पानी की बूंदों की तरह नचाया, कि भारतीयों को भी बड़े दुख दिया। आप समय भी तो खुश नहीं रहे और ना ही यहाँ की जनता को सुखी से रहने दिया। इसका लोगों के मन पर बड़ा दुख है कि ना तो वायसराय खुश रहे, ना हम रहे। लोगों को आपसे बड़ी ही हमदर्दी है इस बात की। व्यंग्य कर रहे हैं लेखक। विचारिए कि अब सोचिए, आप ही सोच कर देखिए, क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई। कि क्या मान सम्मान था, कितने लोग आपसे डरते थे और अब आपकी क्या हालत हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। इतने बड़े वायसराय के पद से अब इस्तीफा मंजूर आपका कर लिया गया, कितने नीचे गिर गए हो। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर, ये अलिफ लैला जो अरब की लोक कथाएं थी जिसमें जो बहुत संसार में पढ़ी जाती है, प्रसिद्ध है,
उसमें एक कहानी थी अलादीन की, जिसने, एक गरीब था अलादीन, जिसने एक चिराग मिला था जिसको वो रगड़ करके अपनी सारी इच्छाएं की पूर्ति कर लेता था। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अलिफ लैला में अलादीन ने चिराग रगड़कर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वैसा न देखी। अबुल हसन एक व्यापारी था, बड़ा सुंदर था, और जो बगदाद है इराक की वो राजधानी थी, एक नगर था, तो खलीफा होता उत्तराधिकारी, कि अबुल हसन उस बगदाद का उत्तराधिकारी बना और उस पर बड़ा राज किया। उसने भी अलादीन और अबुल हसन ने भी वह शान नहीं देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी कौन यहाँ पे? लॉर्ड कर्जन की पत्नी। कुर्सी थी भाई सोने की, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की, कि आपके भाई और आपकी जो भाभी थी उनकी तो चांदी की, और आपकी सोने, और आपकी पत्नी की भी सोने की कुर्सी। इतनी शान शौकत थी। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे, यानी कि यहाँ के महाराज तो आए बाएं थे, उनकी कुछ नहीं चलती थी, आप ही मुख्य थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम किया है, और बादशाह के भाई को पीछे, कि जो बादशाह का भाई है उसको तो इतना सलाम किया ही नहीं, उनकी तो मानी ही नहीं। आपको सबसे आगे रखा, आपकी ही चलती थी यहाँ पर। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा ओहदा आपका था। चंवर, छतर आदि सब बढ़ चढ़ कर थे। चंवर होता है इस तरह से हवा देने का एक अलग अलग टाइप से जो बना रखा है, हम देखते हैं पुरानी फिल्मों में, देखते हैं राजा महाराजाओं को किस प्रकार से वो इधर उधर वो चंवर ढुलाते हैं। और छतर होता है उनको छाया देने के लिए, सोना चांदी का, ऐसे हाथियों के ऊपर होता है, और राजगद्दी होती है उनके ऊपर होता है। तो कि आपका सोने की कुर्सी, आपको चंवर डुलाते थे, आपके सोने के छत्र थे, हाथी में सबसे ऊपर ऊंचा आपका ओहदा था। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, कि सबसे पहला दर्जा ईश्वर का, बाद में महाराज एडवर्ड का, और तीसरा सबसे ऊपर दर्जा आपका था। इतनी आपका मान सम्मान था, इतनी आपकी चलती थी। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। जंगी लाट यहाँ कौन? अंग्रेजी शासन को कहा है कि अंग्रेजी शासन के आगे आपने भी हार मान ली, सिर के बल नीचे आ गिरे, कि आप अब सीधे अंग्रेजी शासन से हार चुके हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा कि आपके देश में तो अंग्रेजी शासन का, वहाँ महारानी विक्टोरिया की चली, आपकी नहीं चली। पद त्याग की धमकी से भी नीचे न हो सके, कि पद त्याग दूंगा ये धमकी देने के बाद भी आपकी नहीं चली। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास कराने और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया, कि आपने जो गैर कानूनी काम किया अपने काउंसिल में, जो बेकानूनी तरीके से उस सैनिक को भर्ती करके अंग्रेज अफसर का पद दे करके जो गलत काम किया, उससे दिवाला निकल जाना होता, कुछ न रहना, कि आपके हाथ कुछ नहीं लगा। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, देश के अंदर भी आपने कुछ नहीं छोड़ा। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई, कि बार बार आप धमकी दे रहे थे कि ऐसा करोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस बात से आपकी जड़ हिल गई, यानी कि आपको वायसराय पद से हटा दिया गया। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, कि वहाँ भी आपका कोई मान सम्मान नहीं रहा, सब कुछ चला गया। धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिंजालदली देनी पड़ी, कि उसको
वह भी आपकी नष्ट हो गई। जो इंग्लैंड के अंदर आपकी चलती थी वह भी आपके हाथ से चली गई। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे कि यहाँ देश के जो राजा महाराजा थे वो आपके कहना मानते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर रहते थे कि आपने जो हुक्म दे दिया वो तुरंत मान लेते थे। आपके एक इशारे में परले हो जाती थी कि जितनी भी फौज थी, जितने भी सैनिक थे, जितने भी आपके आगे जो काम करने वाले थे, अगर आप कुछ कहते तो वो परले होने का मतलब है कि वो तुरंत ऐसी घटनाएं कर देते थे जिससे भारतीय जनता को नुकसान होता था। कितने ही राजों को मट्ठी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला कि कितने ही राजा महाराजाओं का शासन ले लिया, उनको मौत के घाट आपने उतार दिया। कितने ही मट्ठी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पद अधिकारी बने कि जो भारत के खिलाफ थे, जो पैसे के लालची थे, जो सच्चे पद के अधिकारी भी नहीं थे, वो आपकी मानने के कारण, आपकी चलने के कारण उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर आपने घोषित कर दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायलमाल हो गई। पायलमाल होता है गायब हो जाना, कि जो हम भारत देश की शिक्षा से कहने का मतलब है भारतीय संस्कृति का आपने नाश कर दिया। स्वाधीनता उड़ गई, लोगों की आज़ादी नहीं रही। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया, बंगाल देश पर आर्य होता आरा रखा गया, कि जो भारत के अंदर फूट डालनी थी उसका सबसे पहले आरे पे कौन चढ़ा? बंगाल दे। इतने बड़े माई लाड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, कि इतना इतना आपने भारत के अंदर करवाया और इतने बड़े स्वामी होते हुए भी आपके हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से एक फौजी अफसर नहीं रख सके। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह मंजूर हो गया। उनका रुखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का हुक्म हुआ कि इतनी यहाँ आपकी चलती थी, इतना आपके इशारे पे परले हो रहा था, क्या ज़रूरत थी इस तरह से करने का। तो लेखक यही बता रहे हैं कि आपने जो कौंसिल के एक आदमी नौकर के रूप में रखना चाहते थे, कि एक अफसर रखना चाहते थे, वही बात आपकी नहीं मानी गई। उल्टा आपको यहाँ से वायसराय के पद से हटा दिया गया। पाठ बड़ा है इसलिए मैं आधा ही इसमें आपको पढ़ाऊंगी, दूसरे पाठ में पाठ को कंप्लीट करूंगी। देखेंगे कि दूसरे पार्ट में कि वायसरॉय के साथ और क्या क्या होता है, भारतीय जनता के बारे में, वायसरॉय के बारे में, लॉर्ड कर्जन के बारे में लेखक और आगे क्या बताते हैं। धन्यवाद।